दिल्ली से खबर, जहां के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह से जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इमारत ढह गई। दमकल की टीम इस वक्त रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो बवाना, दिल्ली के बवाना में ये आग लगी है। फैक्ट्री में आग लगने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के बाद जो आसपास की चीजें थी वो बिल्कुल उड़ गई है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और पूरी की पूरी इमारत इस धमाके के साथ ढह गई। हालांकि अब बताया जा रहा है कि कुछ हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अगले साल अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। पंचायत चुनाव से पहले गांव का परिसीमन होगा। ग्राम पंचायत और राजस्व ग्रामों के शहरी क्षेत्र में शामिल होने में की स्थिति में बदली है स्थिति। शासन ने सभी जिलों में ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन की मांगे जो प्रस्ताव थी वो मांग ली है। परिसीमन में 1000 से कम आबादी वाले गांव नजदीकी ग्राम पंचायत में शामिल होंगे। तो ये परिसीमन का आधार है, जिसके आधार पर ये पूरा चुनाव से पहले किया जाएगा। ग्रामों में परिसीमन के जो क्षेत्र है, जहां पर शहरी क्षेत्र है, उसके विस्तार की बात अब सामने आ रही है। और संभल से खबर है, जहां पर बेकाबू ट्रक ने कार और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि 3 कार सवार लोगों के घायल होने की खबर है। पूरी घटना संभल के चौधरी सराय इलाके की बताई जा रही है। मुरादाबाद में किडनैपर से पुलिस का एनकाउंटर हो गया। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। आरोपियों ने सऊदी अरब से लौट रहे 6 लोगों का अपहरण किया है। बदमाशों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर उन्हें अगवा करने की बात की है। बताया जा रहा है कि अरब से आए लोगों के पास तस्करी का सोना होने के शक में अपहरण किया गया था। आरोपी अपहरण कर लोगों को जंगल में बने फार्म हाउस में ले गए थे। सऊदी अरब से लौटे रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। फार्म हाउस टाइप का था, वहाँ पे बगीचा भी था। वहाँ पे ये दोनों गाड़ियाँ स्पॉट हुई और उसमें जो लोग वहाँ पे सवार थे वो लोग वहाँ पे खड़े थे और जो 2 गाड़ियाँ जो इनको किडनैप करके ले गई थी, दोनों गाड़ी भी वहीं थी। उसमें जो किडनैपर्स थे वो भी थे। हम लोग तत्काल जब हमको पुलिस को देखा उन लोगों ने, तो वो सब वहाँ से भागे और उन लोगों ने हमारी टीम पे भी फायर किया। उसके बाद हम लोग लगातार उनके कॉम्बिंग में लग गए। हमारी टीम चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी। काफ़ी देर के बाद शाम में हम लोगों ने उनको देखा। 2 व्यक्ति थे। उन लोगों ने जब अपने नज़दीक देखा पुलिस को, उन्होंने फायर किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उसमें वो दोनों घायल हो गए। बाकी उनके जो 2 साथी थे वो फरार हो गए। 1-2 और साथी भी उनके साथ थे, इनके बारे में भी सूचना मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम योगी आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी पार्टी के अलग अलग नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद सीएम योगी कल एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में गठबंधन की रणनीति और अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। आज उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का ब्यौरा रखेंगे सीएम योगी। राज्य की आवश्यकताओं पर भी उनका फोकस होगा। कैसे उत्तर प्रदेश 8 साल में देश का सबसे बड़ा दूसरी अर्थव्यवस्था बनी है, इसको भी देखेंगे। साथ ही अध्यात्म के क्षेत्र में कैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इस वक्त छलांग लगाई है, वो भी आज की बैठक में रखी जाएगी। ये सारी बातें, महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली, इस उपलब्धि को भी आज बैठक में मुख्यमंत्री बताने वाले हैं। वहीं सीएम योगी महाकुंभ में 14,000 करोड़ खर्च हुए, कैसे 67 करोड़ श्रद्धालु के पहुंचने से अर्थव्यवस्था में लगातार उछाल आया। 3 लाख करोड़ का ये उछाल बताया जा रहा है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए निवेशकों की पसंद उत्तर प्रदेश बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में उपलब्ध संसाधन और राज्य की आवश्यकता पर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जिसमें इंडिया गठबंधन में फूट की आशंका पैदा कर दी। क्या है ये सियासी संग्राम, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सनसनीखेज बयान दिया।
उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव का 80-17 वाला सीट बंटवारा फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। मसूद ने दावा किया कि कांग्रेस अपने दम पर यूपी में मजबूत है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2024 की जीत हासिल की है। तो हम लोग अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़ा है 2024 के अंदर। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद एमपी बना है, किसी और के नाम पर एमपी नहीं बना हूं मैं। हाँ, मैंने कहा था 80-20 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इमरान के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने तीखा पलटवार किया। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि उनके बयान को गठबंधन गंभीरता से ले। इमरान मसूद अभी उस हैसियत में नहीं है जो इस तरीके के बातों को, उनके बयान को संज्ञान में ले। न उनके बात को संज्ञान कांग्रेस पार्टी लेती है, न उनकी बातों का संज्ञान समाजवादी पार्टी लेती है। वो अपने मन से कहते हैं, कहते रहे। इमरान मसूद के बयान ने जहां इंडी गठबंधन में दरार की आशंका बढ़ा दी है, वहीं बीजेपी ने इसे मौके के तौर पर लिया। बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की एकता सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस और सपा के बीच में या इंडी गठबंधन के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कांग्रेस और सपा के बीच में या इंडी गठबंधन के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया था। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, जिसने बीजेपी को 33 सीटों पर रोक दिया। लेकिन इमरान मसूद का ताजा बयान गठबंधन की एकता पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को कानपुर के दौरे पर जाने वाले हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी शुभम द्विवेदी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो के नए अंडरग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर आने की खबर के बाद हमारे संवाददाता अमित गंजू ने शुभम द्विवेदी के परिजनों से बातचीत की है। न्यूज़ 18 टीम आप देख सकते हैं उनके परिवार में उनके शुभम द्विवेदी के फादर, उनकी मदर, उनकी वाइफ, उनके सिस्टर, उनके ब्रदर सब यहाँ मौजूद हैं। और आइए हम इनसे शुरुआत करते हैं। सर, प्रधानमंत्री आपके घर पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या आपका मांग है? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे घर आ रहे हैं। ये ऐसी सोच मोदी जी की ही हो सकती है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री न देश में हुआ है न कभी होगा। एक सामान्य नागरिक के घर इतनी बड़ी घटना होने पे उसको सांत्वना देने के लिए आना, ये उनकी महानता को दर्शाता है। सर, आप बात करते करते भावुक हो गए। क्या अब जब प्रधानमंत्री आएंगे, क्या आपकी मांग रहेगी जब भी पहुंचेंगे आपके यहाँ, जैसा कि आपको मालूम चल रहा है? हम लोगों के परिवार की शुरू से ही दो बातें कही थी। हम लोगों ने 2 मांग थी कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, आतंकवादियों को नष्ट नाबूद किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ा है, जिस तरह आतंकवाद के सफाया करने के लिए सेना को खुली छूट दी है, उसका सभी देशवासी प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। और जो हमारी दूसरी मांग है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेरे पुत्र को शहीद का दर्जा दिया जाए। मैम, अब जबकि प्रधानमंत्री आपके घर आ रहे हैं, आपको भी सूचना लगी, कैसे लगी, क्या लगी? सर, आप ही लोगों के थ्रू हमें भी पता चला, मीडिया चैनल्स वगैरह और जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन्हीं के थ्रू हमें भी पता चला कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे घर आएंगे। अब वो 30 तारीख को आ रहे हैं, जैसा सबसे पता चला है हमें। क्या आप मोदी जी से बात करेंगे? क्या आपकी इच्छा है? क्या आप कहना चाहेंगी? देश का प्रधानमंत्री आपके घर पहुंच रहा है, क्या आपका पहला रिएक्शन?
मेरा पहला रिएक्शन तो उनके लिए यही है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी आर्म फोर्सेस को पूरी छूट दे के आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसके लिए धन्यवाद बहुत बड़ा। और इसके अलावा मैं उनसे यही कहूँगी कि जिस तरीके से उनके देश का नौजवान एक टेररिस्ट अटैक में मारा गया है, उनके लिए उन्हें शहीद का दर्जा जो हमारे परिवार की मांग भी है, उस पे भी वो अब कुछ हमें बताएं, कुछ हमसे बात करें, कुछ हमें बोलें। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर पाकिस्तान को पहले से सूचित करने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने 1991 के एक समझौते का हवाला देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे अपराध करार देते हुए सवाल उठाया और कहा कि देश को सच जानने का हक है। बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1991 के एक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा करने का समझौता किया था। क्या ये समझौता देशद्रोह था? यहाँ तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इम्प्लीमेंट हुआ, आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया और कहा कि 1991 का समझौता शांति के समय का था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलतफहमी रोकना था। असलियत ये है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज़ का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस सियासी विवाद के बीच ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई को दुनिया के सामने रखा, लेकिन सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश में कई जगहों पर पुलिस ने गाड़ी चोरों को गिरफ्तार किया है। हम आपको 2 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हरदोई और उन्नाव की है। हरदोई में पुलिस ने गाड़ी चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद की। इन बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस जब्त किया गया है। उधर उन्नाव की बात करें तो पुलिस ने 3 शातिर गाड़ी चोरों को अरेस्ट किया। इन आरोपियों के पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों जगहों पर बदमाशों को पकड़ा है। प्रतापगढ़ में फेसबुक पर किडनी ट्रांसप्लांट का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथियों के बारे में छानबीन की जा रही। आरोपी ने बस्ती जिले के एक व्यक्ति से उसकी पत्नी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए करीब 5,75,000 रुपए लिए। पीड़ित से फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर उसे किडनी डोनर उपलब्ध कराने का झांसा दिया गया। आरोपी ने कोलकाता में मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र भी बनवाया, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा पाया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो और उसकी साली पहले ही अपनी किडनी बेच चुके हैं। वो फेसबुक पर किडनी डोनर की विज्ञापन देकर जरूरतमंद लोगों को शिकार बनाते थे। इस धंधे से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किया करते थे। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पीड़ित को 70,000 रुपए वापस कर दिए हैं और बाकी पैसे लौटाने का प्रयास कर रहा है। उक्त मामले में जब साइबर थाना प्रतापगढ़ व थाना रानीगंज की पुलिस के द्वारा गहराई से तफ्तीश की गई तो यह प्रकरण संज्ञान में आया कि उक्त आरोपी व्यक्ति के द्वारा
ऐसे व्यक्तियों को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से तलाश किया जाता था, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन्हें किडनी की आवश्यकता, जो गंभीर रूप से बीमार हों, और फिर उनसे संपर्क किया जाता था। उनसे 20 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट कराने का वादा किया जाता था और फिर ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाती थी जिन्हें पैसे की ज़रूरत हो। उस व्यक्ति को पैसे का लालच देकर किडनी देने के लिए कहा जाता था। इस व्यक्ति के द्वारा पूर्व में कई अन्य व्यक्तियों के साथ इस प्रकार कार्य किया गया। कुछ प्रतापगढ़ में बच्चों को क्लासरूम में पॉर्न वीडियो दिखाने के दोषी टीचर को 3 साल की सजा मिली है। मामला 2016 का है। कोर्ट ने 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोचिंग क्लास में बच्चों को पॉर्न वीडियो दिखाने और अश्लील की हरकत करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है कि वो बच्चों को उनकी समझ के अनुसार पढ़ाते हुए उन्हें धैर्य और स्नेह से मार्गदर्शन करते देने का अच्छा व्यवहार सिखाए, रचनात्मकता और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। बच्चों को न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक विकास भी नकारात्मक रूप से इस तरह की घटनाओं के बाद प्रभावित हुआ है। मथुरा की बात करते हैं, जहां पर एक निजी हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगा है। गर्भवती महिला ने एक निजी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराया, जहां एक बच्चे होने की रिपोर्ट दी गई, लेकिन डिलीवरी के दौरान महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बच्चे को डिलीवरी के कुछ देर बाद मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद महिला के परिजनों ने निजी हॉस्पिटल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस शिकायत के बाद जांच में जुट गई है। मामला थाना जमुना पार के गांव गदरपुर का बताया जा रहा है। ये हमारे छोटे भाई की पत्नी थी। क्या नाम था पत्नी का? प्रीति। अच्छा, क्या घटना हुई इसके साथ? सब उसमें इंटरसाउंड में उन्होंने बताया एक बच्चा है। अच्छा, कब बताया था? ये करीब मान लो 1 महीने पहले बताया था। अच्छा। और फिर वहाँ गए, हम भर्ती कराया तो वहाँ भी उन्होंने एक बच्चे के हिसाब से डिलीवरी करी उनकी। हाँ। तो वो बच्चा जबरदस्ती करा तो वो मर गया। अब दूसरा बच्चा वो फिर रेफर कर दिया उन्होंने कि हमारे बस की बात थी। शाहजहांपुर में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता पुत्र समेत 4 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, वहीं बाकी 2 लोग घायल हो गए। सभी एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक जो था वो ट्रैक्टर समेत फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं मृतक पिता पुत्र के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हादसा थाना सहरामऊ दक्षिण के भरगवा गांव के पास का बताया जाता है। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर फेसबुक पर किडनी ट्रांसप्लांट का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथियों के बारे में छानबीन कर रही है। आरोपी ने बस्ती जिले के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। उसकी पत्नी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसने करीब 5,75,000 रुपए लिए थे। फेसबुक पर संपर्क किया और इसके बाद उसने झांसा दिया। आरोपी ने कोलकाता में मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र बनवाया, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाया। पूछताछ में पता चला कि वो और उसकी साली पहले ही अपनी अपनी किडनी बेच चुके हैं। वो समय पे किडनी नहीं दे पाया, इस वजह से उसका कहना है कि वो धीरे धीरे करके इस व्यक्ति के पैसे लौटा देगा। और जहां तक बात है, उसने कहा कि 70,000 रुपए मैं अब तक दे चुका। फतेहपुर से खबर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने प्रीति हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। प्रीति का उसके देवर से प्रेम प्रसंग था। दोनों के अवैध संबंध के बाद पति को पता चल गया तो उसने पहले तो अपने पत्नी को बहुत समझाया। जब उसने प्रेमी देवर का साथ छोड़ने से मना कर दिया तो पति ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पति शोभित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 21/5/2025 को सुबह थाना खागा में एक बाग में एक महिला का शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी शिनाख्त प्रीति देवी पत्नी शोभित कुमार के रूप में हुई। मृतका के भाई की तहरीरी सूचना के आधार पर हत्या का अभियोग थाना हाजा पर पंजीकृत किया गया। विवेचना से मृतका के पति शोभित कुमार के द्वारा गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर आज दिनांक 23/5/2025 को अभियुक्त शोभित कुमार को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।
पीलीभीत से खबर लेते हैं, जहां पर धर्मांतरण के बड़े खेल का जिला प्रशासन ने पर्दाफाश किया। नेपाल से सटे इलाके में करीब 3000 लोगों के धर्म परिवर्तन करने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, जिन्हें पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। ये गांव ज्यादातर सिख बहुल क्षेत्र है, जहां पर 15 सालों से गरीब और कमजोर लोगों के पैसे, नौकरी और मुफ्त इलाज का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसके बाद गुरुद्वारा कमेटी ने नेपाल बॉर्डर से सटे 12 गांवों में धर्म परिवर्तन के खेल की शिकायत की, जिसको लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कराई तो मौके पर लोगों के घरों में ईसाई धर्म अपनाने वाले ग्रंथ और निशान पाए गए। मामले का खुलासा होने के बाद करीब 700 लोगों ने घर वापसी भी कर ली। 2001 से लेके धर्म परिवर्तन का ये चल रहा है मसला। कुछ नेपाल के पादरी आते हैं, कुछ पंजाब के भी हैं। जिन्होंने नेपाल के आए और उन्होंने यहाँ से आके मलया उनको बना दिए पादरी हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं और आते हैं नेपाल के भी। और दूसरा भी ये बात है कि हम परेशान इसीलिए हैं कि बातें सच्चाई को छिपाने के जो कार्य हो रहे हैं, जैसे ये टाटरगंज की बात अभी आई है कि ये यहाँ से ईसाई नहीं बने, जब पूरे प्रमाण हमारे पास हैं, पूरी सच्चाई हमारे पास है, हमारी कमेटी पास है और 10 माह से हम ये कार्य कर रहे हैं, तो क्यों छिपाई जा रही, क्या कारण है? ये जो मामला चल रहा है धर्मांतरण का काफ़ी दिनों से, इसमें काफ़ी हमारे सिख भाइयों को कन्वर्जन किया गया, जो कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ आती हर साल, फसल की क्षति हो जाती है, गरीब तबके के लोग हैं। तो नेपाल से जो आते हैं प्रोटेस्ट जो आते हैं, ये इंडिया में आके धर्म परिवर्तन करवाने का काम किया, जो अर्जुन दास पादरी था। रायबरेली में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेंशनर्स भवन का उद्घाटन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में बने पेंशनर्स भवन में सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई गई। लगभग 17 लाख की लागत से भवन का निर्माण हुआ। इस मौके पर सुरेश खन्ना ने बताया कि जिले में 16,000 पेंशनर्स को कोई परेशानी ना हो, इसी उद्देश्य से इस तरह का भवन का निर्माण कराया गया है। आज पेंशनर कक्ष का शुभारंभ हुआ है। सरकार की ओर से 17,57,000 रुपया इसके लिए दिया गया था ताकि इसका पुनर्निर्माण हो सके। मुझे खुशी है कि यहाँ के लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी रुचि लेकर इस पेंशनर कक्ष का निर्माण कराया और ख़ास तौर से CSR से फंड्स की व्यवस्था करके फर्नीचर की व्यवस्था की। सरकार की पॉलिसी है कि कभी किसी भी जिले में पेंशनर्स को कोई परेशानी न हो। यहाँ पर बैठने की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा और शौचालय आदि की सुविधा पुरुषों और महिलाओं के लिए हो। वाराणसी में हाजी इरशाद अली बनारसी देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को काशी की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल का संदेश दे रहे हैं। इरशाद अली बनारसी ने 10 साल में गंगा की मिट्टी, केसरिया रंग, यमुना के पानी से धार्मिक ग्रंथ कुरान से लेकर श्रीमद् भगवत गीता, हनुमान चालीसा और संविधान की किताब लिख डाली। हाजी इरशाद अली के पिता भी मिट्टी से कपड़ों पर लिखा करते थे और उसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। इरशाद अपने नाम के आगे बनारसी लगाते हैं। उनका कहना है कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करना सिखाता है और हमें सम्मान करना चाहिए। इरशाद अपने हाथों से लिखी इन धार्मिक किताबों को अब CM योगी और मोदी जी को भी भेंट करना चाहते हैं।